हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 7 को स्टार्ट करने वाले हैं, उसको स्टडी करने वाले हैं। तो ये पहला लेक्चर है, तो इसमें हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन समझेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट है क्या और ये हमें मिला कैसे, और इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे और कैसे पढ़ रहे थे। सर्किट डायग्राम जो हम लोग ड्रॉ कर रहे थे वो क्या था, और जब हमें ये एसी करंट मतलब अल्टरनेटिंग करंट मिली है तो इसमें इसके वजह से जो सर्किट डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में, तो इन सब चीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो चैप्टर 7 है जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट, तो इसकी शुरुआत हमें मिली है चैप्टर 6 के लास्ट टॉपिक। चैप्टर 6 का जो लास्ट टॉपिक था एसी जनरेटर। ठीक है, एसी जनरेटर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो इस जनरेटर के कंस्ट्रक्शन को, इसके वर्किंग को, इसके प्रिंसिपल को जब हम लोगों ने समझा तो हम लोगों को ये मिला कि इस जनरेटर से जो वोल्टेज मिलेगा हमें, ठीक है, जो वोल्टेज मिलेगा उसे हम लोग कहते हैं ईएमएफ। ठीक है, जो वोल्टेज मिलेगा उसे हम लोग ईएमएफ कहते हैं। इसका इक्वेशन क्या था, तो इसका इक्वेशन मिला था हमें E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पर E नॉट क्या था, तो E नॉट हम लोग कह रहे थे पिक वैल्यू। E नॉट को हम लोग क्या बोल रहे थे, पिक वैल्यू। ठीक है, E नॉट पिक वैल्यू है, ये बराबर था एन बी ए ओमेगा। मतलब E इज इक्वल टू को अगर हम पूरा लिखें तो ये था हमारे पास एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो जब साइन ओमेगा टी 1 हो जाएगा, साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1 हो जाएगा, तब एन बी ए, और ये पिक वैल्यू है। ठीक है, ये हम लोगों को मिला था। अब इसमें एन क्या है, तो जो कॉइल हम लोगों ने जनरेटर में लिया था उसका नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, बी क्या है, तो जो उस जनरेटर में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड दिया था वो मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू। ए क्या है, कॉइल की एरिया, और ओमेगा क्या है, तो ये उसकी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां पर चूंकि साइन कंपोनेंट या साइन यहां पर इस इक्वेशन में साइन यूज हो रहा है, इस वजह से इसका जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ किए थे वो ये था कि ये अगर हम वोल्टेज और करंट के लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा हम लोगों को मिला था। ठीक है, किस वजह से ऐसा मिला, क्योंकि इसमें साइन लगा हुआ। ठीक है, ये मैक्सिमम वोल्टेज यहां पर मिलेगा आपको E मैक्सिमम, तो करंट भी मैक्सिमम होगा। फिर यहां पर करंट 0, फिर यहां पर करंट क्या हो जाएगा, निगेटिव में मैक्सिमम, और फिर 0। तो करंट इसमें कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। एक बार 0 है, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर निगेटिव में मैक्सिमम, और फिर 0। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को एसी की शुरुआत मिली थी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, तो इसमें हम लोग इसके इक्वेशन को समझ गए। इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना यह है कि इससे पहले जो हम लोग सर्किट बनाते थे उसमें क्या था कि रेजिस्टेंस है और इसको जोड़ दिए सेल से, सेल या फिर बैटरी से जोड़ दिए, इसमें स्विच लगा दिए और फिर इसको ऐसे जोड़ दिए। तो यहां पर ये रेजिस्टेंस है, ये और ये स्विच है। तो ये जो सर्किट है हमारे पास इसे कहेंगे डीसी सर्किट। ठीक है, इस सर्किट को क्या कहेंगे, डीसी सर्किट, क्योंकि इसमें हम लोगों ने डायरेक्ट करंट, सोर्स ऑफ करंट क्या है, बैटरी है, इस वजह से ये डीसी सर्किट। लेकिन जब हम लोग ये पढ़ चुके हैं तो यहां पर जो हम लोग एसी जनरेटर में जो ईएमएफ का हम लोग सिंबल यूज करेंगे वो सिंबल क्या होगा, तो सिंबल हम लोग यूज करेंगे सिंपली ऐसे भी यूज करते हैं, या फिर इसको एक सर्कल के अंदर डालकर ऐसे भी यूज करते हैं। तो अब जो हमारे पास सर्किट होगा वो कुछ इस तरह का होगा। तो ये हमारा कहलाएगा एसी सर्किट। तो अब से हम लोग जो भी सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसमें इस तरह का फिगर हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बहुत जगह हम लोगों को मिलेगा, वो ये है कि फेज क्या होता है। ठीक है, तो फेज क्या है ये हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में, और
सर्किट, एसी सर्किट में कभी हम लोगों को रेजिस्टेंस लगाकर पढ़ना है, फिर उसके बाद हम लोगों को इंडक्टर लगाकर, कैपेसिटर लगाकर पढ़ना है, ठीक है, और फिर हम लोगों को इंडक्टर लगाकर पढ़ना है। तो ये 3 तरह के सर्किट को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि इस तीनों को कंबाइंड कर देंगे। तो कंबाइंड करने के बाद हमारे पास होगा ये सर्किट जिसको हम लोग कहते हैं LCR सीरीज सर्किट, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग इस सर्किट को स्टडी करेंगे 1 बाय 1। एक बार इसको स्टडी करेंगे, रेजिस्टेंस वाले को, फिर इंडक्टर वाले को, फिर कैपेसिटर वाले को, और फिर एक सर्किट लेंगे जिसमें हम तीनों को कंबाइंड कर देंगे। और फिर जो नेचर, जो चीज़ें हम लोगों ने इस तीनों में काम करना है वो सारी चीज़ इसमें भी काम करेंगे, ठीक है। और फिर इस सर्किट के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे कि ये सर्किट एक्चुअली में है क्या और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है। इन सब को समझने के लिए हम लोग एक टर्म जो समझने वाले हैं वो क्या है, फेज। जैसे यहां पर जो सर्कुलर मोशन है या फिर पीरियोडिक मोशन है, फेज हम लोग कहां यूज करेंगे, सबसे पहले पीरियोडिक मोशन में, ठीक है। पीरियोडिक मोशन में जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सर्कुलर मोशन, ठीक है, कोई सर्कुलर मोशन है, तो ये ऑब्जेक्ट, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट ए है जो इस सर्कुलर पाथ को कवर कर रहा है, ठीक है। जब टाइम 0 है तो ये यहां है, ठीक है। फिर उसके बाद टाइम बीता और ये पहुंच गया यहां पर, ठीक है। तो अब टाइम t है, ये ऑब्जेक्ट A जो कि P पर था अब कहां पहुंच गया है, Q पर पहुंच गया। तो जब ये P से Q जाएगा तो कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म करेगा। ये एंगल क्या है इसका, थीटा। चूंकि ये गोल गोल घूम रहा है, इसके पास सर्कुलर मोशन है, इस वजह से इसके पास एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। इसको यहां से P से Q जाने में टाइम भी लगा है t, ठीक है। तो जब किसी वेलोसिटी से आप किसी टाइम तक आप चलते जाएंगे उस वेलोसिटी से, तो आप कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो यहां वो डिस्टेंस क्या है, थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ओमेगा टी, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखिए कि ये जब यहां पहुंचा तो अब ये एक चक्कर, अभी ये अपना मोशन स्टार्ट किया, ठीक है, स्टार्ट किया है। तो अभी फर्स्ट राउंड में ये P से, फर्स्ट राउंड में हम ले रहे हैं किसको, P और Q को, P एंड Q, ठीक है। फिर उसके बाद ये यहां से चला और फिर एक चक्कर लगाने के बाद, मतलब आफ्टर वन साइकिल ये फिर से कहां पहुंच गया, A इज एट Q, ठीक है। तो जब ये चलना शुरू किया था फर्स्ट राउंड में ये Q पर था, फिर एक साइकिल जब ये कंप्लीट कर चुका है फिर कहां पहुंच गया, Q पर पहुंच गया। तो अगर मान लेते हैं कि ये आफ्टर 3 साइकिल इसने कंप्लीट कर ली, ऐसे 3 बार घूम चुका है और फिर A कहां पहुंच गया, A इज एट Q। तो अब यहां पर देखिए A तो तीनों ही केसेस में Q पर है, लेकिन आपको कैसे मालूम होगा कि ये जो Q पॉइंट है ये फर्स्ट राउंड का है कि 1 साइकिल के बाद का है कि 3 साइकिल के बाद का है, ये कैसे पता करेंगे। तो इस चीज को बताने के लिए जब ये गोल गोल घूमेगा तो ये सेंटर पर कुछ ना कुछ एंगल भी बनाता चला जाएगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट राउंड में P से Q गया तो थीटा बनाया, फिर एक चक्कर लगाने के बाद मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो गया, फिर कहां पहुंचा, Q पर, तब ये थीटा कितना बनाएगा, तो थीटा बनाएगा 360, एक चक्कर घूम चुका है तो 360 प्लस थीटा। फिर जब ये 3 साइकिल घूम चुका है तब कितना बनाएगा, तो 3 इंटू 360 प्लस थीटा। तो ये जो हम लिख रहे हैं, ये जो इसके थीटा को बता रहे हैं, ठीक है, ये जो इसके एंगल को बता रहे हैं, यही इसका क्या कहलाएगा, फेज कहलाएगा। बात समझे, ताकि फेज कहने का मतलब कि ये इस पीरियोडिक मोशन में उस पॉइंट पर एग्जैक्ट कितने दफा बाद वहां पहुंचा है ये हमें मालूम चल जाए। तो फेज क्या है ये समझ गए। फेज कहां यूज करेंगे,
पीरियोडिक मोशन में। पीरियोडिक मोशन में क्यों यूज करेंगे? क्योंकि पीरियोडिक मोशन में जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही पॉइंट से बार बार घूम कर जा रहा है, तो जब हम उस पॉइंट के लिए स्टडी करेंगे तो वो कितनवें टाइम में वहां पर है, ये जानने के लिए हम क्या बताएंगे? उसका फेज बताएंगे। अब फेज डिफरेंस क्या होता है इसको थोड़ा समझिए, ठीक है। फेज डिफरेंस क्या होता है? तो यहां पर जैसे मान लेते हैं कि एक ये है और एक सर्कल ये है, ठीक है। एक पार्टिकल यहां A और दूसरा पार्टिकल यहां B, ठीक है। B A पर P पर है, A भी P पर है। जब टाइम कितना है 0, तो इसके लिए भी टाइम 0, ठीक है। अब साथ साथ दोनों चलना शुरू हुआ, B यहां पहुंच गया, ठीक है। कितना डिग्री बनाया? 90 डिग्री। Q पर पहुंच गया, टाइम कितना बीत गया? तो T। A भी चला और A भी P से चलकर कहां पहुंच गया? Q, ठीक है। A भी चला और P से चला और Q पहुंच गया। थीटा कितना बनाया? 90 डिग्री। टाइम कितना है? T। अब यहां पर देखिए दोनों साथ साथ चल रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे को सिंक करके चल रहा है। सिंक करने का मतलब कि ताल मिलाकर चल रहा है। इसका जितने वक्त में फेज है, फेज करने का मतलब कि इसका ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है तो ये भी 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। अगर एक चक्कर लगाने के बाद ये यहां पहुंचा तो ये भी एक चक्कर लगाने के बाद यहां पहुंचा, तो दोनों के लिए स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम, दोनों का टाइमिंग भी क्या है? सेम है, और दोनों जो एंगल बना रहा है वो भी क्या है? सेम है। तो यहां पर अगर हमसे पूछा जाए कि B का फेज डिफरेंस A के रिस्पेक्ट में या A का फेज डिफरेंस B के रिस्पेक्ट कितना होगा, तो हम साफ बोल देंगे कि फेज डिफरेंस का सिंबल यूज करते हैं हम लोग फाई। तो यहां फाई हम साफ कह देंगे कि कितना है? 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहा है, ठीक है। अब हम दूसरा केस लें। दूसरे केस में क्या करना है कि दूसरे केस में ये जो P है, ये जो B पार्टिकल है, ये P पर है। जब ये यहां पहुंचा, ठीक है, A पार्टिकल P से चलना शुरू किया, टाइम 0 है, ये बढ़ता चला गया, ये अभी तक हिला नहीं, ये यहीं पर है। जब ये यहां पहुंचा, ठीक है, जब A पार्टिकल Q पर पहुंचा, T वक्त बीतने के बाद तब इसमें हरकत होती है। तो अब यहां पर टाइम कितना हो गया इसके लिए? T। तो T टाइम में ये अभी अपने जगह पर ही है, लेकिन ये T टाइम में कहां पहुंच गया? 90 डिग्री बना चुका। अब यहां से देखिए, यहां से मान लेते हैं कि ये Q, ये जो A है Q से पहुंचकर यहां पहुंच गया। कितना बनाया? ये 180 डिग्री, ठीक है। टाइम अब मान लेते हैं कितना हो गया? 2T। टाइम कितना हो गया? 2T हो गया। ये P से Q से कहां पहुंच गया? R पे पहुंच गया। लेकिन ये जब टाइम T2 हुआ, 2T हुआ है, तो ये B पार्टिकल P से कहां पहुंचा? Q पर पहुंचा। तो ये कितना बनाया? 90 डिग्री। ये कितना बनाया? 180 डिग्री। तो अभी देखिए, ये जब यहां से चलना शुरू करा, ये यहीं पर था, फिर ये चलते चलते यहां पहुंच गया, T वक्त बीत गया, ये कितना एंगल फॉर्म किया? 90 डिग्री। लेकिन ये हिला नहीं। जब ये यहां से आगे बढ़ा तब ये चलना शुरू किया, मतलब ये पार्टिकल इससे T टाइम आगे चल रहा है, क्योंकि T टाइम में इसका 90 है और ये T टाइम में यहीं पर है, ठीक है। लेकिन जब ये यहां से आगे बढ़ा तब ये चलना शुरू हुआ। अब ये चलना शुरू हुआ तो जब ये 180 पर जाता है तब ये, ठीक है, तब ये 90 पे जाता है। इसका मतलब यहां पर ये कितने के फेज डिफरेंस से काम कर रहा है? 90 के फेज डिफरेंस से काम कर रहा है, ठीक है। तो फेज क्या है ये हम लोग समझ गए। फेज का यूज कहां करना है? पीरियोडिक मोशन में। क्यों पीरियोडिक मोशन में? क्योंकि वो एक ही पॉइंट से बार बार क्रॉस करेगा। तो जब एक ही पॉइंट से बार बार क्रॉस करेगा तो वो कितनवे टाइम में वहां पर या कितनवे बार में वो वहां पर पहुंचा है, ये बताने के लिए जो हम लोग क्वांटिटी यूज करेंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फेज कहते हैं। इसका सिंबल हो जाएगा फाई। फेज डिफरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे ये समझ गए। यहां पर दो पार्टिकल का एग्जांपल लेकर हम लोग चल रहे हैं। एक पार्टिकल है वो भी सर्कुलर मोशन काम कर रहा है और दूसरा पार्टिकल है वो भी सर्कुलर मोशन काम कर रहा है। दोनों साथ साथ चलेगा तो फेज डिफरेंस 0।
एक आगे चलेगा, दूसरा उसको फॉलो करेगा, तब वहां पर फेज डिफरेंस कुछ ना होगा, जैसे कि यहां पर 90 डिग्री। यहां पर हम लोग जब इस तीनों सर्किट को स्टडी करेंगे तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि यहां पर वोल्टेज तो सबके लिए एक जैसा होगा, क्योंकि वोल्टेज का इक्वेशन चेंज नहीं होगा। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये सारे में काम करने वाला है। इसमें भी यही होगा, इसमें भी यही होगा, इसमें भी यही होगा। लेकिन जो करंट है वो तीनों में चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि तीनों में अलग अलग तरह का हम लोग कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। इसमें हम लोग रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, तो जो रेजिस्टेंस का जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग वो इस सर्किट में करंट फ्लो कराएगा। जो इंडक्टर का नेचर है वो इसके अकॉर्डिंग अब इस सर्किट में करंट फ्लो कराएगा, और फिर जो कैपेसिटर का नेचर है वो अपने अकॉर्डिंग इस सर्किट में करंट फ्लो कराएगा। तो वोल्टेज हम तीनों में एक जैसा देंगे, लेकिन करंट इस कंपोनेंट के बेसिस पर चेंज हो जाएगा, और इस वजह से इस तीनों के लिए फेज डिफरेंस किसके बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में हमें एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वहां पर हम लोग टर्म यूज करेंगे फेज डिफरेंस, उसके लिए हम लोग फेजर डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो वहां पर आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए यहां पर ये फेज टर्म क्लियर करना जरूरी। फेज के डेफिनेशन को लिख सकते हैं कि इट इज द क्वांटिटी विच टेल्स द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स पीरियोडिक मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पीरियोडिक मोशन में है तो उस पीरियोडिक मोशन में वो जिस लोकेशन पर है वो कितनावी बार में वहां पहुंचा है, ये जो चीज बताएगा उसी को ही हम लोग फेज कहेंगे। इसका सिंबल क्या होता है? तो इसका सिंबल हो जाता है फाई। इट्स सिंबल इज फाई। ठीक है, तो ये हम लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ पर हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं जो हमारे किताब में दिया गया है, सिलेबस में दिया गया है। सबसे पहले एसी सर्किट को हम लोग स्टडी करेंगे, और उस सर्किट में सिर्फ क्या यूज करना है, क्या लगाना है, रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना रहे हैं। यहां पर एक सर्किट लेना है जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस हो। ठीक है, ये हमने सर्किट ड्रॉ कर लिया, डायग्राम ड्रॉ कर लिया। इसमें करंट है I। ठीक है, ये डायग्राम हमारा ड्रॉ हो गया। इसमें अब वोल्टेज कितनी होगी, कितना होगा वोल्टेज? तो यहां पर लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ वोल्टेज, इक्वेशन ऑफ वोल्टेज E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ वोल्टेज हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, हमें काम ये करना है कि एक एसी सर्किट लेनी है, उस एसी सर्किट में रेजिस्टेंस को डालना है। तो एसी सर्किट ले लिया और इसमें रेजिस्टेंस को डाल दिए। अब सबसे पहले डायग्राम इसका ड्रॉ कर लिया। इसमें वोल्टेज कितना है, तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आगे जो भी काम करेंगे उसमें वोल्टेज के साथ कोई भी आपको चेंजेस नहीं दिखेगा, हर जगह यही हम लोग वोल्टेज के इक्वेशन को लिखने वाले हैं। अब E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया। तो चूंकि ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस का काम ही ये है कि सर्किट में करंट के मोशन को अपोज करना। ठीक है, मतलब कि ये अपोज करता है किसको, फ्लो ऑफ करंट को। तो यहां पर हम तीसरा काम ये करेंगे, इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो ये करंट के फ्लो को अपोज करेगा, इसलिए रेजिस्टेंस इसमें कितना होगा, तो इसमें रेजिस्टेंस उतना ही होगा जितना आर का वैल्यू है। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास आर। जो जितना आर हम यहाँ लगाएंगे उतना ही रेजिस्टेंस हमें मिलने वाला है। अब वोल्टेज का इक्वेशन लिख लिए, रेजिस्टेंस लिख लिए। चौथी चीज क्या करनी है कि यहां पर हम लोग अब काम करेंगे करंट के लिए। तो यहां लिखेंगे इक्वेशन ऑफ करंट, इक्वेशन ऑफ करंट। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ करंट के लिए जब हम काम करेंगे तो रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है। ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं। ओम्स लॉ से हम लोग ये जानते हैं कि फ्रॉम ओम्स लॉ, ठीक है, फ्रॉम ओम्स लॉ करंट का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस।
तो यहां पर ये जो रेजिस्टेंस है ये अपना मैक्सिमम रेजिस्टेंस इसमें इस पूरे सर्किट में देगा। इस वजह से यहां पर अगर हम इस वोल्टेज को E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी कर दें, क्योंकि हमें करंट के इक्वेशन के लिए काम करना है और ओम्स लॉ हमारे पास है। ओम्स लॉ कहता है कि करंट निकालने के लिए आपको वोल्टेज को डिवाइड देना है रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज है हमारे पास और रेजिस्टेंस है हमारे पास, तो इसको डिवाइड देंगे। तो जब हम इसको डिवाइड देंगे तो इधर भी डिवाइड दिए, इधर भी डिवाइड दिए, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये एक्चुअली में मैक्सिमम होगा, ये अपना पूरा वैल्यू इसमें अप्लाई करेगा, इसलिए यहां पर हम आर मैक्सिमम लिख सकते हैं। तो E अपॉन आर क्या हो जाएगा, E अपॉन आर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस I होता है, इस वजह से इसको हम लिख सकेंगे I इज इक्वल टू, ठीक है, E नॉट बाई आर मैक्सिमम हो जाएगा I नॉट, सॉरी हाँ I नॉट, और ये जो साइन ओमेगा टी है ये वैसे का वैसा ही उतर जाएगा। इसलिए यहां पर हम इक्वेशन ऑफ करंट भी निकाल लिए। कैसे इक्वेशन ऑफ करंट निकाल लिए, ओम्स लॉ का यूज करके, क्योंकि ओम्स लॉ वोल्टेज को डिवाइड देना है रेजिस्टेंस से, वोल्टेज है हमारे पास क्योंकि एसी सर्किट है, जो कंपोनेंट यूज कर रहे हैं वो रेजिस्टेंस है, इस वजह से इसको इससे डिवाइड देंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ करंट मिल जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ करंट मिल गया, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां पर कुछ चीजें हैं जो अभी मैंने फेज के बारे में बताया था। अब यहां पर देखिए, यहां पर अगर हम देखें तो I बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहां पर फेज दोनों का देखें तो इसका भी ओमेगा टी है और इसका भी ओमेगा टी है, तो दोनों का फेज क्या है, सेम सेम, दोनों के लिए साइन ओमेगा टी है, इसके लिए भी साइन ओमेगा टी। इसका मतलब यह है कि यहां पर करंट और वोल्टेज दोनों का फेज सेम है, जैसा कि एग्जांपल में बताए थे दो सर्कुलर ऑब्जेक्ट को लेकर कि वो सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसी तरह यहां पर भी देखिए दोनों के पास ओमेगा टी, तो दोनों के पास ओमेगा टी है। मतलब यह है कि ओमेगा टी कहां से लिखे थे हम लोग, तो याद कीजिए थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लिखे थे, तो ओमेगा टी दोनों का सेम है, इसका मतलब दोनों के लिए थीटा सेम, और दोनों के लिए जब थीटा सेम होगा इसका मतलब कि दोनों के लिए एंगल सेम है, दोनों साथ साथ चल रहा है, इसलिए इसके इस वाले सर्किट में फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। तो यहां लिखेंगे इन एसी सर्किट कॉन्टेनिंग रेजिस्टेंस ओनली फेज डिफरेंस इज 0। यहां पर फाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब ये दोनों साथ साथ चलने वाले हैं, ठीक है। तो जब ये फेज डिफरेंस दोनों का 0 आ गया, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम वेव डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। इसी बात को हम डायग्राम के बेसिस पर दिखाएंगे और ये डायग्राम हमारा क्या कहलाएगा, वेव डायग्राम। तो वेव डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, V एंड I, V E भी लिख सकते हैं, माइनस E एंड माइनस I, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये वोल्टेज के लिए हम लोग बना दिए, यहां पर E मैक्सिमम है, यहां पर भी E मैक्सिमम है लेकिन निगेटिव में, ठीक है। ये वोल्टेज का ग्राफ हो गया। अब यहां पर हम लोग करंट का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो जब हम करंट के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे यहां पर, तो ध्यान ये रखना है कि करंट के लिए जब हम ड्रॉ करेंगे तो हो सकता है कि हम इस लाइन के साथ साथ ऐसे ले जाएं और फिर निकाल ले, क्योंकि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 0। फेज डिफरेंस 0 है, इसका मतलब कि वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ 0 से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से 0 और फिर निगेटिव में मैक्सिमम, दोनों साथ साथ चलेगा। लेकिन जब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो एक चीज ध्यान में ये रखना है कि इसके लिए करंट के लिए जो हम लोग वेव डायग्राम बनाएंगे वो उसके लिए जो हम लोग वैल्यू लेंगे या उसका जो वैल्यू होगा वो कम होगा। क्यों कम होगा वोल्टेज से, क्योंकि करंट निकालने के लिए हम वोल्टेज में क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, और डिवीजन करने पे कोई भी चीज छोटी हो जाती है।
इस वजह से करंट का जो वैल्यू होगा वो चलेगा साथ साथ, लेकिन उसका ग्राफ थोड़ा नीचे होगा। कैसे होगा देखिए, यहां से चलेगा साथ साथ चलेगा, लेकिन यहां पर ये थोड़ा नीचे नीचे चलेगा। सेम टाइम में दोनों जीरो होगा, फिर सेम टाइम में मैक्सिमम, और फिर सेम टाइम में जीरो। तो ये जो डॉटेड है ये किसका है? करंट का। तो आई मैक्सिमम, और यहां निगेटिव में आई मैक्सिमम। तो ये इसके हाइट से, इसके एम्पलीट्यूड से, इसका एम्पलीट्यूड कम इसलिए है क्योंकि करंट निकालने के लिए हमने डिवाइड किया है वोल्टेज में। तो वोल्टेज में जब किसी चीज को डिवाइड देंगे या किसी भी चीज में कुछ किसी को डिवाइड देंगे तो वो चीज छोटी हो जाती है, इसलिए इसका ग्राफ यहां पर छोटा बना। तो हमने वेव डायग्राम बना लिया। अब ये जो फेज डिफरेंस वाला चक्कर है तो इसको भी हम लोग डायग्राम से दिखाएंगे, और इसका नाम हम लोग देंगे फेजर डायग्राम। ठीक है, इसका नाम है फेजर डायग्राम। ठीक है, तो फेजर डायग्राम कैसे दिखाएंगे देखिए। इसमें भी V एंड I, E एंड I, और यहां पर भी E एंड I। ठीक है, तो E एंड I जब काम करेंगे तो यहां पर देखिए एक लकीर, एक स्लोप, ये थीटा कितना है यहां पर? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ये किसके लिए है? तो ये EMF के लिए। ठीक है, अब इसी पर हम लोग एक और एरो डाल देंगे और ये हो जाएगा करंट के लिए। ये करंट के लिए है, थीटा दोनों के लिए आई ओमेगा टी है, E एंड I, ये इसका क्या कहलाएगा? फेजर डायग्राम। ठीक है, तो फेजर डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे ये समझ में आ गया। ठीक है, तो जैसे इस सर्किट के लिए हमने क्या क्या किया, सबसे पहले डायग्राम, फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ वोल्टेज E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। फिर ये रेजिस्टेंस है तो ये क्या करेगा? अपोज करेगा फ्लो ऑफ करंट को, तो रेजिस्टेंस कितना होगा? R। फिर इक्वेशन ऑफ करंट के लिए हमने इस वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड दिया ओम्स लॉ से, तो हमें इक्वेशन ऑफ करंट मिल गया। दोनों के इक्वेशन को हमने कंपेयर किया तो हमें यह पता चला कि फेज डिफरेंस कितना है दोनों में? जीरो। इसी बात को हम वेव डायग्राम से भी दिखा सकते हैं, फेजर डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। तो हम वेव डायग्राम ड्रॉ किए, इसका करंट के लिए जो हम लोग ग्राफ यूज करेंगे वो छोटा होगा, किसके कंपैरिजन में? वोल्टेज के कंपैरिजन में, क्योंकि डिवाइड करके निकालें। फिर हम लोग फेजर डायग्राम, तो एक लकीर, एक एरो, ठीक है, एक एरो बड़ी होगी वोल्टेज के लिए और एक एरो छोटी होगी करंट के लिए, क्योंकि करंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है, करंट की मैग्नीट्यूड कम है, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। दोनों के बीच में थीटा ओमेगा टी क्या है? फेज है। तो दोनों एक ही लाइन पर है, इसका मतलब कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जीरो है। अब ये जो 6 काम हम लोगों ने किया है, ये 6 काम हम यहां पर एक बार इंडक्टर डालकर करेंगे, सेम चीज, फिर हम लोग कैपेसिटर डालकर करेंगे, सेम चीज, और फिर तीनों को कंबाइन करके ये सारे चीज का हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं।